पहले नंबर पर ओशन और सी के डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं। पहले नंबर पर पॉइंट, ओशन एक बड़ी वाटर बॉडी होती है और सी एक छोटी वाटर बॉडी होती है। पहला डिफरेंस, ओशन और सी में क्या फर्क होता है जी? ओशन बड़ी वाटर बॉडी होती है और सी छोटी वाटर बॉडी होती है। यानी 97.3% ओशन है और 0.007% सी है। ओशन और सी का इतना बड़ा कंपैरिजन है, डिफरेंस है पहला। दूसरा, सी जितने भी होते हैं कोस्टल लाइन के साथ होते हैं। सी हमेशा कोस्टल लाइन के साथ होते हैं। दूसरा डिफरेंस हो गया। और ये पैसिफिक ओशन के जो सी हैं और सारा पानी आपस में मिला हुआ है। अहमद नदीम कासमी का शेर है, कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा। हाँ, एक्सेप्ट सरगासो सी। सरगासो सी का बताता हूं कि क्या चक्कर है। सरगासो सी एक वाहिद सी है विदाउट कोस्टल लाइन। सरगासो सी दुनिया में वाहिद समंदर जिसकी कोस्ट लाइन नहीं है, अटलांटिक ओशन में, नॉर्थ अमेरिका के साथ। नॉर्थ अमेरिका के साथ अटलांटिक ओशन में। समंदर कहां होगा? ओशन के अंदर होगा। अहमद नदीम कासमी का शेर याद आ गया, कौन कहता मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा, मैं तो समंदर हूं ओशन में उतर जाऊंगा, मैं तो ओशन हूं दूसरे ओशन के साथ मिल जाऊंगा। यानी पानी सारा का सारा इंटरकनेक्टेड है। दुनिया में जितना भी पानी है वो आपस में कनेक्ट है। ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर का पानी पिघलता है, रिवर बना देता है, रिवर सी के साथ मिल जाते हैं, सी ओशन के साथ मिल जाते हैं। ये पैसिफिक में आपने जो बताया, पैसिफिक ओशन क्या भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। ईस्ट चाइना सी, वेस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी। सर ये भी बता दें कि इसमें इस कॉन्टिनेंट में कितने मुल्क हैं जी? कॉन्टिनेंट में मुल्क कितने हैं, मतलब हाँ वो बता दें अलग अलग करके सब। वो ही बता। Yellow sea, that's often sea. Yellow sea, blue and sorry. That's it. कोरिया और China। अच्छा, टोंगा, टोंगा भी लिख लो जी। टोंगा पैसिफिक ओशन के अंदर एक आइलैंड है, टोंगा, टोंगा आइलैंड। और माइक्रोनेशिया और पलाओ, माइक्रोनेशिया भी लिख लो और पलाओ। पपुआ न्यू गिनिया के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर पलाओ एक आइलैंड है पैसिफिक ओशन का, और माइक्रोनेशिया भी उसी साइड पर है। और नारू, नारू, माइक्रोनेशिया और पलाऊ। नारू, माइक्रोनेशिया और पलाऊ। चलें जी, कम बैक टू द एक्टिव। बिल्कुल एक्टिव, पूरी दिमाग की एनर्जी इधर, हर चीज इधर। ओशन होता है, ओशन के अंदर सी होते हैं और ओशन के अंदर आइलैंड होते हैं। और आइलैंड में ये पपुआ न्यू गिनिया के ऊपर एक आइलैंड की मैंने बात की है। किस आइलैंड की बात की है? नारू आइलैंड
और पलाओ आइलैंड, ये पलाओ आइलैंड हो गया, और ये मैक्रोनेशिया हो गया, ठीक है जी। और ये टोंगा हो गया, टोंगा, टोंगा का अलोफा, अलोफा कैपिटल है, नोक अलोफा, न रहने देना, ना याद करना, पलाओ, नोक अलोफा, ठीक है। ये कुछ आइलैंड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, इनके ऊपर, ज्यादातर आइलैंड्स के ऊपर कंट्रोल है किसका जी, यूएसए का, है? और मैं नजर नहीं आ रहा, मैं नजर आ रहा हूं, अब नजर आ रहा हूँ ना मैं। हाँ पलाओ अभी नहीं, अभी हम उम्र थोड़ा सा सुकून से चलेंगे ना, बच्चों को अभी जो है ना, हमने आप लोगों को, हम लोगों ने ना अभी पहले आराम आराम से चलना, इस पॉइंट के ऊपर हमने कोई जल्दबाजियां नहीं करनी, हमने हर चीज का कॉन्सेप्ट लेना है। एक हल्का सा कॉन्सेप्ट शेयर किया आपके साथ कि यार ये वाला जो पैसिफिक ओशन का रीजन है क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चाइना की वजह से इंपॉर्टेंट है, चाइना एक सुपर, और ये वाला हिस्सा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस तरफ क्या है, अमेरिका, दो सुपर पावर, एक तरफ ये सुपर पावर और एक तरफ ये सुपर पावर, ठीक है जी। दो सुपर पावरों के दरमियान में ये क्या है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है जी। प्रशांत महासागर, हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं इसको, और उर्दू में बहरुल काहिल, बहरुल काहिल, और इंडियन ओशन को बहीरा हिंद, और मेडिटेरेनियन सी को बहीरा रूम, अटलांटिक ओशन को बहरे जुल्मात कहा है किसने, दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उकबा बिन नाफे जब यहाँ पर पहुंच गया ना तुनिशिया में, तो उसने अपने घोड़े को एक लगाई, चल भाई बहरे जुल्मात में भी पार कर जा, ठीक है जी। तो उसका घोड़ा भी फुल टाइम बहरे जुल्मात में जाने के लिए रेडी था। तो जो है ना, वो जब जोश इस्लामिक जो था ना, अर्ली उकबा बिन नाफे ने जब ये फतह किया एरिया, मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोगों को, ठीक है, बड़ी स्टोरीज हैं, लेकिन इन स्टोरीज को सारियों को याद रखने के लिए क्या फॉर्मूला है, ये स्टोरियां आपके दिमाग से कभी ना निकलें, और इनके अंदर जो फैक्ट हैं जो वन पेपर एमसीक्यूज में आते हैं वो भी हमारे दिमाग से कभी ना निकले। इसका फॉर्मूला क्या है कि इनको पिक्टोग्राफिक मेमोरी के जरिए से याद रखें, बस नंबर 1 पॉइंट। हाँ इकबाल ने कहा था, बिल्कुल। अब हमने एक बात की, यहां पर आपका चाइना है, चाइना के इस तरफ, अब मैं चाइना को थोड़ा इधर बनाता हूं, ये मेरा चाइना है, ठीक है। चाइना के इस साइड पर साउथ चाइना सी, चाइना के इस तरफ नीचे साउथ में क्या है, साउथ चाइना सी, और चाइना के ईस्ट में क्या है, ईस्ट चाइना सी, और चाइना के इस तरफ एक पेनिनसुला है जिसे कहते हैं कोरियन पेनिनसुला, ये दोबारा इधर बनाते हैं चाइना, ये कोरियन पेनिनसुला है, ये कोरियन पेनिनसुला, ऊपर नॉर्थ कोरिया है और नीचे साउथ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया अपने आप को क्या कहता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और इन दोनों के दरमियान, कोरियन पेनिनसुला और चाइना के दरमियान इस जगह पर कौन सा सी है, येलो सी, येलो सी, येलो सी, इन दोनों के दरमियान में कौन सा सी है, चाइना के और कोरियन पेनिनसुला के दरमियान में इस जगह पर कौन सा सी है जी, येलो सी, और जापान के और रशिया के
दरमियान जापान और रशिया के दरमियान में आपका कौन सा सी है? सी ऑफ ओकाटस्क, सी ऑफ ओकाटस्क, सी ऑफ ओकाटस्क। सी ऑफ ओकाटस्क और सी ऑफ जापान, इस ये ओकाटस्क इस जगह पर है और यहां पर क्या है? सी ऑफ जापान, यानी सी ऑफ जापान जापान के साथ होगा। कौन कौन से सी हमने लिख लिए? सी ऑफ जापान, सी ऑफ ओकाटस्क और यहां पर बेरिंग स्ट्रेट में बेरिंग सी, बेरिंग सी, सी ऑफ ओकाटस्क, सी ऑफ जापान और उसके बाद आपका ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, येलो सी और यहां जावा आइलैंड के साथ जावा सी। और यहां पर मैंने एक कंट्री बनाया था, याद है? तैमूर आइलैंड, दरमियान में उसके ईस्ट तैमूर था, इसके साथ तैमूर सी, तैमूर आइलैंड के साथ तैमूर सी, जावा आइलैंड के साथ जावा सी और इन पपुआ न्यू गिनिया के नीचे यहां पर कोरल सी। और ये अगर मैं यहां पर ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा बनाऊं और ऑस्ट्रेलिया के नीचे ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड है जिसे क्या कहते हैं? तास्मान आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया का जो हिस्सा है यहां पर ऑस्ट्रेलिया के नीचे, ये अगर मैं ऑस्ट्रेलिया कहूं, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के यहां पर जो एक आइलैंड है इसको क्या कहते हैं? तास्मान आइलैंड। किसी के हवाई आइलैंड यहां पर है, बस अमेरिका के साथ है। पपुआ न्यू गिनिया के पास कौन सा सी बताया? पपुआ न्यू गिनिया के पास ये हमने ये कोराल सी, कोराल, CORAL, कोराल सी, कोराल सी। और उसके बाद यहां पर आपका तास्मान आइलैंड और तास्मान आइलैंड के राइट साइड पर तास्मान सी। ठीक है जी। और इन ऑस्ट्रेलिया और तास्मान आइलैंड के दरमियान यहां पर कौन सी स्टेट है? बास स्टेट। तास्मान और मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कौन सी स्ट्रेट है? स्ट्रेट, बास स्ट्रेट। और स्ट्रेट क्या करती है? स्ट्रेट दो पानियों को मिलाती है और दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है। वो दो लैंड मासेस कुछ एक कंट्री का हिस्सा भी हो सकते हैं, दो कंट्रीज का भी हिस्सा हो सकते हैं, दो कॉन्टिनेंट भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हॉर्मोज स्ट्रेट ईरान, ओमान और यूएई को अलग करती है, हॉर्मोज स्ट्रेट। और मिसाल के तौर पर बेरिंग स्ट्रेट रशिया को और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करती है, रशिया को और अमेरिका को, यूएसए को सेपरेट करती है। इन अ लार्जर कॉन्सेप्ट एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करती है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहां पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एशिया को और यूरोप को, अफ्रीका को सेपरेट करती है। यूरोप को और अफ्रीका को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट करती है। और अगर प्रिसाइजली बात करूं तो आपका स्पेन को मोरक्को से सेपरेट करती है, स्पेन को मोरक्को से सेपरेट करती है। ये सारे सवाल आते हैं। उसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं बाबुल मंदब स्ट्रेट, अगर छोटा कॉन्सेप्ट देखूं डिजिबूटी को और यमन को सेपरेट करती है। और अगर बड़ा कॉन्सेप्ट कर दूं एशिया को और अफ्रीका को सेपरेट करती है, एशिया को और अफ्रीका को सेपरेट करती है। और पानियों को गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को मिलाती है, पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को मिलाती है, पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को मिलाती है। अपने चार्ट बनाओगे, अपने चार्ट बनाकर, यहां हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है कि हम एक एक चीज लिख सकें, लेकिन आपके पास टाइम है। आप चार्ट बनाकर एक स्टेट का पूरी दुनिया का चार्ट बनाओगे, ठीक है, बेहतरीन करके एक पूरी दुनिया का नक्शा बनाकर उसके अंदर सी डालोगे। कल का दिन भी है, परसों का दिन भी है। एक नक्शा बनाओगे पूरी दुनिया का, उसमें पूरी दुनिया की, अपना, बाजार से नहीं खरीदना, अपना नक्शा बनाना है दुनिया का। उसमें
सारी दुनिया की स्टेट्स डालोगे और स्टेट्स किस जो है कंट्री को और किस कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रही है और किन दो पानियों को मिला रही है, ये भी लिखना है। ये करना, जिसको आता भी है करना है, प्लीज करना है, ठीक है जी। उसके बाद एक मैप बनाओगे, उसमें ये आइलैंड्स लिखोगे, आइलैंड्स लिखो सिर्फ और सिर्फ ये आइलैंड पैसिफिक ओशन के, सिर्फ अभी यही पढ़े ना, अभी और पढ़ेंगे तो वो भी लिखोगे। एक और नक्शा बनाओगे, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर अभी जो डिस्प्यूटेड आइलैंड बात करूंगा, उन डिस्प्यूटेड आइलैंड के लिए एक और नक्शा बनाओगे। 3 नक्शे हो गए, ठीक है जी। एक में बेज और गल्फ बनाओगे, 4 नक्शे हो गए। बेज और गल्फ, एक नक्शे में सिर्फ और सिर्फ आउटर बाउंड्रीज डालकर कॉन्टिनेंट वाइज, पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज और उनके हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट लिखोगे। 5 नक्शे हो गए, ठीक है। ये काम करोगे तो मजा आएगा आगे पढ़ने में, ये काम नहीं करोगे आगे पढ़ने का बिल्कुल मजा नहीं आएगा। कहोगे चावल क्या आप बातें बताई जा रहा है फजूल। अगर ये काम करोगे, 5 नक्शे बनाओगे ये वाले, और फिर उसके बाद एक नक्शे में आइलैंड जो मैं बनाऊंगा वो पूरे, और फिर उसके बाद एक नक्शा बनाओ, उसमें ये 5 जो आपको मैंने बताया है, जिसमें आपने कॉन्टिनेंट डालना है, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, उसमें 5 ओशन भी डाल देना, उन ओशन के डीपेस्ट और लोएस्ट पॉइंट भी डाल देना, ठीक है। जो चार्ट नहीं लेना चाहता, 2 सफे वाला, 2 सफे वाला, किधर 2 सफे, ये ऐसे बाजार से 2 सफे मिल जाते हैं, ये सस्ता पड़ता है, ठीक है। जो ये बड़ा सफा लेकर इस तरह के सफे के ऊपर बना सकते हो, ठीक है, इस तरह के सफे के ऊपर, वरना अपना बड़ा मैप बना लो तो मजा ही कुछ और है। इतने पैसे भर रहे हो तो और भी भरो, 600 रुपया पीपीएससी में भरते हो, ठीक है। बड़ा नक्शा, बड़ा नक्शा बनाओ, उसमें ये सारे डालो, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं, अच्छा। अब ये बात आपको समझ आ गई, चाइना वाली बात रिपीट कर दे, चाइना वाली बात रिपीट कर देता हूं। चाइना, आपको पता है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है, आज अगर देखें हम, अमेरिका जो सुपर पावर है, हमने अमेरिकन हिस्ट्री को थ्रू आउट पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? ऐसे पढ़ना है कि अभी तो हमें यही पता है कि कितने कॉन्टिनेंट है टोटल, 7, लेकिन हमें 1492 से पहले ये पता था कि एशिया है, यूरोप है और अफ्रीका, 3 कॉन्टिनेंट हमें दुनिया में पता था। हमें अमेरिका एक कॉन्टिनेंट दुनिया में मौजूद है, ये 1492 में पता चला, और किसने बताया? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। यहां से पढ़ना है अमेरिका को। फिर अमेरिका की जो वो 13 स्टेट्स हैं, मेन स्टेट, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, ठीक है जी, ये सारी 13 स्टेट्स जो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड पर थी, वो देखेंगे कि कैसे जो है वो 13 कॉलोनीज जो यूके ने आबाद की थी, उसके अंदर 1773 में बोस्टन टी पार्टी कैसे हुई, और अमेरिका ने क्यों कहा, अमेरिकन लोगों ने नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, अमेरिका ने क्यों कहा, अमेरिका के लोगों ने, उसको देखेंगे डिटेल में। उसके बाद देखेंगे कि कैसे उसने मैक्सिको के साथ लड़ाई लड़के उसका जो एक स्टेट है न्यू मैक्सिको, जो आज अमेरिका की एरिजोना, ठीक है जी, ये जो स्टेट्स हैं, और लास वेगास और कैलिफोर्निया, ठीक है जी, लास वेगास नेवाडा स्टेट में है अमेरिका की वेस्टर्न साइड पर, ठीक है जी। और ये देखेंगे कि किस तरीके से, और फ्रांस से किस तरीके से 1805 में जो है लुधियाना स्टेट खरीदी, ठीक है जी। अमेरिका कैसे पूरा हुआ, फिर अमेरिका को पूरा करके फिर अमेरिका का कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया, और कैसे अमेरिका सुपर पावर बन गया। फिर आज जो ये 2 सुपर पावर के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी कितनी है, $20 ट्रिलियन, और चाइना की इकोनॉमी कितनी है, $12 ट्रिलियन। और ये जो 12 ट्रिलियन इकोनॉमी है, ये डबल डिजिट के साथ ग्रो कर रही है। एक होती है जीडीपी, जो आपकी यानी नॉमिनल जीडीपी, एक होती है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है परचेजिंग पावर के एतबार से जीडीपी।
उसे कहते हैं एक जीडीपी नॉमिनल होती है, एक जीडीपी होती है पीपीपी, परचेजिंग पावर के एतबार से। यानी अब पाकिस्तान की जीडीपी तो कितनी है, अभी अगर हम देखें $296 बिलियन, पाकिस्तान की करंटली कितनी जीडीपी है, $296 बिलियन। लेकिन अगर हम जीडीपी परचेजिंग पावर के एतबार से देखें तो आपकी जो है ना शायद $400 बिलियन है। यानी अपने रूपी करेंसी का जीडीपी नॉमिनल क्या होता है, डॉलर के साथ मुकाबला, कि डॉलर के एतबार से हमारी करेंसी की क्या वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड जीडीपी नॉमिनल। क्लियर? कि अपनी हमारा जो डॉलर है वो 150 का है या 160 का है, इस एतबार से हमारी जीडीपी की क्या वैल्यू है, इस हिसाब से हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है, $1560 पर कैपिटा। हर बंदा एनुअली $1560 जो है वो कमाता है। समझ आ रही बात? तो अब एक होता है परचेजिंग, यानी हमने ये तो एग्जैजरेट किया हुआ है, यूएसए में $1 की कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है जी, $2 का, लेकिन हमारे पाकिस्तान में 150 रुपए में हम कितनी चीजें खाना खा सकते हैं पूरा का पूरा, उधर $1 में खाना नहीं मिलता। ठीक हो गया? समझ आ रही बात की? यानी जो असल इंडिकेटर है ना वो जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के एतबार से जो जीडीपी होती है वो होती है। इंडिकेशन जो करेक्ट इंडिकेशन होनी चाहिए वो जीडीपी नॉमिनल के एतबार से नहीं होनी चाहिए किसी कंट्री की। नो डाउट वर्ल्ड बैंक ये जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं ये अपनी वेबसाइट पर मेंशन करता है जीडीपी नॉमिनल के एतबार से, बट इफ यू वांट टू विजुअलाइज द कंट्री इकोनॉमिक सिचुएशन यू शुड रादर जो है लुक एट द इकोनॉमिक इंडिकेटर एज ए जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के एतबार से देखना चाहिए इसको, कि यार उधर रियल में कितने की क्या चीज है। समझ आ रही है बात की? यानी वो इंडिकेटर, तो अब उसे जीडीपी के एतबार से देखें तो जीडीपी चाइना की परचेजिंग पैरिटी के एतबार से उससे ज्यादा है यूएसए से। परचेजिंग पैरिटी के एतबार से जीडीपी चाइना की पहले नंबर पर है, क्योंकि चाइना आपको पता है उसने अपनी करेंसी जो युआन है चाइना की करेंसी और रेनमिनबी है जो वो बहुत कम रखी हुई है। युआन करेंसी का उसने रेट बहुत ज्यादा कम रखा हुआ है। उसकी वजह क्योंकि वो दुनिया से कुछ खरीदता ही नहीं है, इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, बहुत कम खरीदता है उस मुकाबले में जितना एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि हर चीज की तो उसके घर में इंडस्ट्री लगी हुई है, उसको बाहर से चीजें ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है। उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उसकी इंपोर्ट के मुकाबले में 10% है चाइना की, और इस वजह से चाइना जो है अपनी करेंसी को लो रखता है। क्या वजह है कि यानी आप वो पैसे किस चीज में लेता है, डॉलर में। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए क्या है, डॉलर। तो और डॉलर जो है वो जब उसकी करेंसी की वैल्यू कम है तो वो डॉलर उसके पास ज्यादा आते हैं, वो अपनी करेंसी में कन्वर्ट करता है, इतना ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है जी, अपनी करेंसी में कन्वर्ट करता है ज्यादा, और इतने डॉलर उसने अपने पास इकट्ठे कर लिए कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा वो है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। आ जाएगी समझ, डिटेल में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, बड़ी बेसिक से बताऊंगा, अलिफ बे पे ते से बताऊंगा। वैसे मैं बता रहा हूं कि देखो चाइना उसके साथ कैसे कंपीट कर रहा है, और इस कंपटीशन में ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये बड़ा ही कलीदी किरदार अदा कर रहा है इसका। और इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अब ये वाला जो आपका हिस्सा है पैसिफिक ओशन का, ये बड़ा रेलेवेंट हो जाता है। क्यों? यहां पर चाइना ऐसे ट्रेड कर रहा है, और यहां के जो आइलैंड्स हैं वो चाइना ने ऑलमोस्ट तमाम डिस्प्यूट्स जो हैं वो रिजॉल्व कर दिए, अपनी एक हेजीमनी क्रिएट कर ली है। हेजीमनी क्या होती है, यानी अपनी एक स्ट्रॉन्ग अपना एक पॉइंट क्लियर कर लिया है। यानी फिलिपाइन समझ गया है चाइना से नहीं लड़ सकते, इंडोनेशिया समझ गया है चाइना से नहीं लड़ सकते, वियतनाम समझ गया है चाइना से नहीं लड़ सकते, ताइवान समझ गया है चाइना से नहीं लड़ सकते। बस ऐसे ही इंटरनेशनल मार्केट में करते रहते हैं, हरकतें करते रहे, बातें शातें करते रहते हैं अमेरिका की मांग के ऊपर। अमेरिका चाहता है कि ये हिस्सा गर्म रहे, यहां पर कंफ्लिक्ट बने रहे, आपस में जो है ना ये कंट्रीज आपस में भिड़ते रहे, ताकि चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मुतासिर हों। और चाइना जो 2025 में इंडिकेट किया जा रहा है कि अमेरिका से शायद आगे निकल जाएगा, ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाए और अमेरिका को रिवाइव
करने का अपने आप को मौका मिल जाए और वो किसी एक पॉइंट पर चाइना से आगे निकल जाए और चाइना को फिर 4-5 साल लगे और आपका दुनिया यूनिपोलर रहे। यूनिपोलर का मतलब एक सुपर पावर। जैसे 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड हुई, योर वर्ल्ड वॉज बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब दो सुपर पावर, एक यूएसएसआर एक यूएसए। लेकिन 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव के दौर में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गई, उसके बाद यूनिपोलर हो गया वर्ल्ड आपका। ये सीएसएस की टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूं मैं, सीएसएस के बच्चे ये बड़ी बोलते हैं, ठीक है, जो उनको ये पढ़ाया जाता है बेसिकली ना कि यूनिपोलर बाइपोलर ये उनके स्ट्रॉन्ग जोन होते हैं, उनके ऐसे ऐसे ये तो ये यूनिपोलर और बाइपोलर का ये चक्कर है कि जी जब दो सुपर पावर होंगे दैट इज कॉल्ड बाइपोलर, और जो यूनिपोलर का मतलब कि आपकी दुनिया में एक सुपर पावर हो, और वो 1991 से लेकर आज तक अमेरिका ही थी। अब उसका एक कम से कम मुकाबला करने वाला चाइना आया हुआ है, और चाइना पाकिस्तान के रेलिवेंट में कितना इंपॉर्टेंट है यू नो दैट। तो अब हम आइलैंड देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता चल गई कि कौन कौन से आइलैंड्स हैं और क्या डिस्प्यूट है और किसके कंट्रीज के दरमियान। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग बनाएंगे पहला मैं लिख देता हूं यहां पर लिख देता हूं। पहला आप नक्शा बनाएंगे जिसमें पहले तो आपने अपनी रफ सी प्रैक्टिस करनी है ना कि क्या आप इस काबिल हो गए हैं कि आप 10 से 15 मिनट में पूरी दुनिया का नक्शा बना सकते हैं। जैसे आज मैंने 5 मिनट के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा ये बनाया है, सिर्फ अमेरिका को छोड़कर मैंने जैसे 5 मिनट में बनाया है। क्या आप इस काबिल हो जाते हैं कि 15 मिनट में पूरी दुनिया का नक्शा बना ले? नंबर 1 पॉइंट, पहले तो आपने अपने आप को इस काबिल बनाना है, इसके ऊपर आपके 5 से 6 घंटे सर्फ हो जाएंगे। यानी प्रैक्टिस करोगे, किसी की ड्राइंग अच्छी होगी, किसी की गंदी होगी, बार बार नक्शा देखोगे, यार ये मैं कौन सा पॉइंट में गलती कर रहा हूँ, पहले बनाओगे, बनाकर फिर देखोगे यार ये कहाँ पर गलतियां कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, उसको फिर रिमूव करोगे, फिर दोबारा फिल्टर करके दोबारा बनाओगे, फिर कुछ गलतियां करोगे, फिर उसमें चीजों कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाओगे, कुछ आइलैंड मिस कर जाओगे जो मैंने मेंशन किए हैं इंपॉर्टेंट आइलैंड, फिर दोबारा उसको बनाओगे। तकरीबन 5-6 घंटे तो लग जाएंगे एक प्योर नक्शा बनाने में, ठीक है जी। 7-8 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है जी। 7-8 घंटे में ये एक नक्शा बन जाएगा आपका। फिर उसके बाद जब एक्सपर्ट बन जाओगे, पहला नक्शा बनाओगे, उसमें ये जी आपका एशिया है कॉन्टिनेंट, और एशिया कॉन्टिनेंट के इधर इसका जी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पॉइंट माउंट किलिमंजारो, लोएस्ट पॉइंट लेक असल डिजिबूटी में, यहां पर ऐसे मेंशन करोगे डिजिबूटी में। फिर उसके बाद जी इधर अफ्रीका की जो एरिया है वो दुनिया का 20% है, इधर जो पॉपुलेशन है दुनिया की 16% है। ये एशिया है, दुनिया का एरिया 59% है, पॉपुलेशन इसकी एरिया जो है 29.5% है, पॉपुलेशन 60% है। हाईएस्ट पॉइंट जो है माउंट एवरेस्ट है, लोएस्ट पॉइंट जो है डेड सी है। इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें लिखोगे, ये आपका पहला नक्शा बन गया। दुनिया से अपने नक्शे को देखोगे, 7 कॉन्टिनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होगी, थोड़ा सा दुनिया का आपको फील आएगा कि मुझे दुनिया के बारे में पता चल गया, ठीक है। फिर दूसरा नक्शा, यार इसमें पानी कौन कौन से हैं, सारे सी लिखोगे। यार ये जैसे अब मैंने बताया, यार ये पैसिफिक ओशन है, उसमें पैसिफिक ओशन लिखोगे, उसके आइलैंड लिखोगे, फिर उसके बाद उसके सी लिखोगे, और फिर उन सीज के अंदर जो आइलैंड होंगे वो लिखोगे। पहले पैसिफिक ओशन लिखोगे, फिर उस पैसिफिक ओशन के अंदर सीज लिखोगे, और फिर उन सीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है वो लिखोगे दूसरे नक्शे में, ठीक है जी। जैसे ये आपका पहले नंबर पर साउथ चाइना सी दुनिया का सबसे बड़ा सी है, ठीक है जी, साउथ चाइना सी। उसके बाद जी आपका दूसरे नंबर का कैरेबियन सी, ठीक है जी। इस तरीके से तीसरे नंबर का मेडिटेरेनियन सी, ठीक है जी। उसके नंबर बाद इस तरीके से 10 से 15 सी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सरगासो सी, बाल्टिक सी, इंपॉर्टेंट है ना ये सारे सी। साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, येलो सी, ओकाटस्क सी, सी ऑफ जापान, ये सारे सी लिखोगे एक नक्शे में, सारे दुनिया के सीज लिख लोगे। फिर उनको देखोगे, अच्छा दुनिया में ये पानी है, 97% जी ओशन है। मेहनत करोगे तो 97.53% जो है ये ओशन है जी, 5 लिखोगे, उसे अच्छे तरीके से बनाओगे, फिर उसके अंदर सीज को डालोगे, सीज को डालकर जो है फिर उसके बाद जो है आप क्या करोगे जी, इसके एक नक्शा बनाओगे आइलैंड डिस्प्यूट, वो जो हम पढ़ रहे हैं। क्या जी, पहला आइलैंड यहां पर
पार्सल आइलैंड। पार्सल आइलैंड एक आइलैंड है साउथ चाइना सी में। ये साउथ चाइना सी के आइलैंड लिखते हैं। साउथ चाइना सी के आइलैंड लिख रहे हैं पार्सल। पार्सल करने के लिए पार्सल आप करवाने जाओ तो एक बंदे को होता है। मैंने अपना पार्सल भेजा है आमिर को, साजिद ने पार्सल भेजा है शफीक को, ठीक है जी। ताहिरा ने भेजा है जी शहरबानों को। इस तरीके से डिफरेंट पार्सल जो है एक बंदा दूसरे बंदे को पार्सल भेज सकता है। पार्सल रट्टा लगाओ, पार्सल एक बंदे को भेजना है। किसके दरमियान डिस्प्यूट है जी? पार्सल चाइना वासा पार्सल आइलैंड किस किसके दरमियान डिस्प्यूट है? चाइना वियतनाम। वियतनाम, चाइना और वियतनाम एक के दरमियान डिस्प्यूट है। अब स्पार्टले आइलैंड, स्पार्टले आइलैंड इस साइड पर करके है, स्पार्टले आइलैंड इस साइड पर करके है, और ये स्पार्टले पार्टी हो रही है। ये हम है, ये हमारा नक्शा है, और ये पार्टी हो रही है। पार्टी तो सब करते हैं, पार्टी सब करते हैं। तो पार्टी जो है वो डिस्प्यूट है चाइना बस से फिलिपाइन, ताइवान, वियतनाम, ठीक है जी। सब ऑप्शन, अगर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होगा तो वो लगाओगे, वरना नन ऑफ दीज का ऑप्शन लगाओगे। मोस्ट प्रोबेबली ये नन ऑफ दीज ही आएगा, ठीक है जी। स्पार्टले आइलैंड किसके दरमियान डिस्प्यूट है जी? स्पार्टले आइलैंड नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। पहला पार्सल जो है वो चाइना पार्सल दो कंट्रीज के दरमियान डिस्प्यूट है, और स्पार्टली पार्टी सब करते हैं, पार्टी सब करते हैं, ठीक है जी। अब ये हो गए चाइना के आइलैंड, डिस्प्यूटेड आइलैंड, ठीक है जी। और ये कहां पर? एक आपका ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, येलो सी, सी ऑफ ओकाटस, बेरिंग सी और सी ऑफ जापान, ये सी है। अब यहां पर मैं यहां पर बनाता हूं, ठीक है जी। ये मैंने कहा ये मेरा रशिया है, रशिया के ये एक आइलैंड है। ये जो रशिया का आइलैंड है जो हम ये यहां पर हमने बनाया है, जो चाइना के जापान के सबसे करीब कौन सा कंट्री है? रशिया। ये भी लिख लो बात, जापान के सबसे करीब कौन सा कंट्री है जी? रशिया। और उसका कौन सा आइलैंड है? ये वाला जो आइलैंड है, दैट इज दिस इज कॉल्ड सकलैन आइलैंड, सकलैन मुश्ताक, सकलैन आइलैंड, सकलैन आइलैंड, साखलैन आइलैंड। सकलैंड आइलैंड किसके दरमियान डिस्प्यूटेड है? रशिया और उसके साथ एक ही कंट्री है ऊपर, जापान। रशिया और जापान के दरमियान डिस्प्यूटेड है, रशिया और जापान। अच्छा, यहां पर करके इस जगह पर ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इन आइलैंड को कहते हैं, यानी यहां पर ऐसे करके, ये करेल आइलैंड है, करेल आइलैंड, करेल आइलैंड। ये करेल आइलैंड भी किसके दरमियान डिस्प्यूटेड है? रशिया और जापान। और यहां पर करके ईस्ट चाइना सी में एक आइलैंड है जिसका नाम है सिनकाकू आइलैंड, सिनकाकू आइलैंड, सिनकाकू आइलैंड, सिनकाकू आइलैंड। सिनकाकू आइलैंड किसके दरमियान डिस्प्यूट है? सैन कहते हैं चाइना को, सिनो, चाइना और ईस्ट चाइना सी में डिस्प्यूटेड आइलैंड है ये सिनकाकू आइलैंड, चाइना और जापान के दरमियान ये डिस्प्यूटेड है। एक जी हो गया आपका
स्पार्टली आइलैंड, पार्सल आइलैंड, सिनकाकू आइलैंड, करेल आइलैंड और सकलैन आइलैंड। और ये वाला जो है गल्फ ऑफ थाईलैंड है। और एक नक्शा बनाओगे गल्फ, एक नक्शा गल्फ और बेस का। अगर उसी नक्शे में स्ट्रेट को भी ऑब्लाइज कर सकते हो तो कर देना, ठीक है जी। और बे और गल्फ में क्या फर्क बताया है? बे ऐसी होती है और गल्फ ऐसा होता है। डीप वाटर इनलेट, डीप, ठीक है जी, डीप वाटर इनलेट इन द सी। अब लागून क्या होता है, ट्रॉपिकल डेजर्ट क्या होता है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्या होता है, कोस्टल डेजर्ट क्या होता है, रेन शैडो डेजर्ट क्या होता है, आई विल टेल यू दैट, नो टेंशन। 15 मिनट की गेम है, 15 मिनट की गेम, ठीक है, विद कॉन्सेप्ट। 20-25 मिनट की गेम आ जाएगी, हर चीज समझ आ जाएगी। पहले अपना पक्का करो, पहले इंफॉर्मेशन अपनी गैदर करो, पहले अपने पास इतनी एक चीजें इकट्ठी कर लो कि उनके बारे में कुछ और बताया जाए। अच्छा, इतना सारा जो याद किया मैं उसके साथ ये भी ऐड कर लेता हूँ। एक चीज के बारे में इतना कुछ जो मुझे पता है, एक ही पॉइंट तो और है, ये भी ठीक है, एक बार ही सुनियो, ठीक है, ओके, मैंने बताया यार ये इसका ये है। अच्छा, जिसके बारे में हमने ये भी पढ़ा हुआ है, जिसके बारे में हमने ये भी पढ़ा हुआ है, जिसके बारे में हमने ये भी पढ़ा हुआ है, उसके साथ ये वाला भी पॉइंट है, ठीक है सर, आगे चले। ये तरीकाकार होता है। अच्छा, समझ आ गया। ये आइलैंड्स हैं आपके इस रीजन के अंदर जो डिस्प्यूटेड है। और यहां पर कौन सी स्टेट्स है? एक तो है स्टेट ऑफ मलाका। स्टेट ऑफ मलाका किस किस के दरमियान है? इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान है, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर यहां पर एक कंट्री है छोटा सा, इन दोनों के दरमियान भी, सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान कौन सी स्टेट है? जोहर स्ट्रेट। जोहर स्ट्रेट आपकी कहां पर है जी? सिंगापुर। और ये वाला जो है एरिया आपका क्या है? बे ऑफ बंगाल। अभी हम इस बात की बात नहीं करते, इसकी तस्वीर बना के भेजता हूं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। कोई इसमें सवाल है? ये आइलैंड हैं जो साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी, और या ये आइलैंड जो पैसिफिक ओशन के अंदर है, बस। ये सीज भी हो गए पैसिफिक ओशन के अंदर जो है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन के अंदर जो आइलैंड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, वो है टवलू, वनूता, नारू, टोंगा, सोलोमन आइलैंड, ठीक है जी, पुणे आरिया, ठीक है, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया रहने दो, फ्रेंच पॉलिनेशिया भी है वैसे, इधर फ्रेंच की एक टेरिटरी है, क्रीबाटी, फिजी, सुवा, ये कुछ आइलैंड है। उसके बाद हवाईयन आइलैंड, मिडवे आइलैंड, ठीक है जी, हवाईयन आइलैंड और मिडवे आइलैंड, ये आइलैंड हैं कुछ इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं बात करूं पैसिफिक ओशन के अंदर सीज, तो पैसिफिक ओशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सीज हैं, जैसा कि चाइना के ईस्ट में ईस्ट चाइना सी, चाइना के साउथ में साउथ चाइना सी, कोरियन पेनिनसुला और चाइना के दरमियान जो सी है उसे कहते हैं येलो सी, और रशिया और जापान के दरमियान जापान, सी ऑफ जापान, ठीक है जी, और दूसरे नंबर पर ओकाटस्क सी, और बेरिंग स्ट्रेट के करीब बेरिंग सी, और अगर पपुआ न्यू गिनिया के नीचे देखें कोराल सी, और ऑस्ट्रेलिया और तास्मान आइलैंड के दरमियान देखें, उसके साइड पर देखें तो तास्मान सी। इतनी सी बात सीज की है। और इन सीज में कुछ आइलैंड्स हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं, क्योंकि चाइना की और जो अमेरिका की एक राइवलरी है, और चाइना बीइंग ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड, यहां पर जो है वो अपनी हेजीमनी क्रिएट करना चाहता है, लेकिन अमेरिका उसको जो है इंटरसेप्ट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए यहाँ के महाज को गर्म रखता है। और कुछ आइलैंड्स हैं इस एरिया में जो डिस्प्यूटेड है, चाइना क्लेम करता है उसके हैं, और दूसरे कंट्री क्लेम करते हैं उनके हैं। और उनमें जो आइलैंड्स हैं, अगर हम देखें, दो आइलैंड, पार्सल आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड। पार्सल आइलैंड, पार्सल एक बंदे को भेजा जाता है, चाइना और वियतनाम के दरमियान डिस्प्यूटेड है, ठीक है जी। और अगर बात आ ही गई है तो यहां पर थोड़ा सा ये इस जगह पर करके, ये जो एरिया है यहां पर है गल्फ ऑफ टॉनकिन, टिंकुजिया, गल्फ ऑफ टॉनकिन। गल्फ ऑफ टॉनकिन जो है ये भी डिस्प्यूटेड है बिटवीन चाइना एंड वियतनाम। गल्फ ऑफ टॉनकिन इज डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड वियतनाम। अच्छा,
आगे बात करते हैं, मैंने पार्सल आइलैंड की बात की। दूसरे नंबर पर पार्टी सारे करते हैं, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, जो मर्जी कह दो, ताइवान, यानी ऑल जिसमें आए हुए होंगे उसमें, यानी मेन कंट्री याद कर लो, मलेशिया, फिलिपाइन, ताइवान। ठीक है जी, ये 3 कंट्रीज तो लाजमी होने चाहिए उसमें। इनके दरमियान क्या है जी, डिस्प्यूट है पार्टी सारे करते हैं। उसके बाद अगर हम रशिया और जापान के दरमियान आइलैंड्स के डिस्प्यूट को देखें तो वहां पर 2 आइलैंड, सकलैन और करेल आइलैंड। सकलैन और करेल आइलैंड, सकलैन जो है रशिया और जापान के दरमियान, और करेल आइलैंड भी रशिया और जापान के दरमियान, और ये आपके सी ऑफ जापान और सी ऑफ ओकाटस्क के रीजन में है ये आइलैंड। और अगर हम बात करें ईस्ट चाइना सी में, तो जापान और चाइना के दरमियान एक आइलैंड डिस्प्यूटेड है, दैट इज कॉल्ड सेनकाकू आइलैंड। सेनकाकू आइलैंड, क्लियर? यहां तक कोई मसला मसाइल? ये सीध हो गया, ये वाला रीजन क्लियर हो गया। पैसिफिक ओशन, उसके आइलैंड और उसके डिस्प्यूटेड आइलैंड, उसके सीज, बस यही करना होता है सीज में। पानियों में हमें, पानियों में इतना ज्यादा आगे जाना ही नहीं हमें। अब साथ पानी बनाओगे, साथ नक्शा बनाओगे, अलग अलग करके रखोगे, फिर अल्लाह ताला अगर तौफीक दे तो सब चीजों को एक ही नक्शे पे जोड़ देना, वो पूरे दीवार वाला एक बड़ा पेज लेना, ठीक है? ऐसे साथ छोटा टेबल रखना, ऊपर चढ़ गए, नीचे उतर गए, ये कर दिया, वो कर दिया, करके ऐसे पूरा अपना नक्शा बनाना जिसमें हर चीज अप्लाई की हो आप लोगों ने, ठीक है? तो एक आइडिया, मैं आइडिया जनरेट करके दे रहा हूं आपको, जो पढ़ने वाले हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, यानी। और ये कोई इतनी ज्यादा मेहनत थोड़ी है, इसमें 4-5 दिन की गेम है, लेकिन इसमें अगर 2 दिन की गेम है, इसमें इंडल्ज हो जाओगे, कर लोगे, जान छुट्टी। इसके मुतालिक कुछ भी पढ़ रहे होगे बैकग्राउंड में, सीढ़ी पर खड़े होकर मैंने ये बनाई थी जगह, ये मेरी नीचे ही ऑब्लाइज हो गई थी जगह, ये मेरे फलाने नक्शे में ऑब्लाइज हो गई थी जगह, ये आइलैंड मैंने उस वक्त बनाया था, हाँ हाँ इस आइलैंड के बारे में बात कर रहे हो, ये मिंडानो आइलैंड, अच्छा अच्छा हाँ ये मैंने वो बनाया था। फौरन एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी माइंड में, याद नहीं रखना पड़ेगा, खुद ही याद रहेगा, हाथ से निकाली हुई है, राइट डाउन किया हुआ है, नक्शा बनाया हुआ है, मेहनत की हुई है, बस। अब पैसिफिक ओशन कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं अटलांटिक नहीं, हम पहले इंडियन ओशन की बात करते हैं, छोटा है, ठीक है? इंडियन ओशन की बात करते हैं, यानी पैसिफिक ओशन हमने कंप्लीट कर लिया, और पैसिफिक ओशन के आइलैंड और सीज हमने देख लिए। अच्छा, कोई सवाल आपका पैसिफिक ओशन के हवाले से? पैसिफिक ओशन के हवाले से कोई सवाल? पैसिफिक ओशन के हवाले से सवाल? सिनकाकू, सिन जो है ना, सिनो कहते हैं चाइना को भी, यानी सिन जिस वर्ड में आएगा वहां पर चाइना तो इन्वॉल्व होगा। और काकू जो है ना, ये जापान काकू है। जापान के वर्डों में आपको हकाइडू जो है ना, इस तरह के, इनका सबसे बड़ा आइलैंड जो कौन सा है, होन्शु, और दूसरे नंबर का जो आइलैंड है वो हकाइडू है। हकाइडू, काका आता है बड़ा। देखो मैंने अपने रोटे बनाए हुए, आपके भी बनेंगे जब आप मेहनत करोगे, ठीक है? काका मैंने एसोसिएट किया हुआ है, काका कहीं ना कहीं से, कि काका जापान है, काका जापान है। हकाइडू आइलैंड दूसरा बड़ा आइलैंड है, हाँ ठीक है, इस तरीके से एसोसिएट कर सकते हो। बेस भी हो गया सर, बेस के हाँ। अच्छा, सिनकाकू आइलैंड जो है, सिनकाकू का बता दिया। और दूसरा पूछा आपने जोहर स्ट्रेट। जोहर स्ट्रेट ये मलेशिया है ना, ये वाला मलेशिया है, मलेशिया, और ये नीचे वाला सिंगापुर है। मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान जो स्ट्रेट है दैट इज कॉल्ड जोहर स्ट्रेट। मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान जोहर स्ट्रेट, ठीक है जी। मलेशिया और सिंगापुर, मलेशिया एक ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर यूके की हुकूमत रही है। 1959 में इसको ऑटोनॉमी दी गई थी, फिर फाइनली 1963 में ये आजाद हो गया था मलेशिया। और इसका जो है ना वो सिंगापुर भी इसका पार्ट था, लेकिन 1965 में इससे अलग होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। ली कुआन यू, फादर ऑफ सिंगापुर जो है,
इट्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी, फादर ऑफ जिन्हें सिंगापुर भी कहते हैं, ली क्वान यू। और मलेशिया की अगर बात करें तो टिंकू अब्दुल रहमान जो है इनके फादर और फाउंडर ऑफ नेशन है, ठीक है जी। तो ये आपका एरिया जो है कंप्लीट हो गया पैसिफिक ओशन का। और कोई सवाल? किस्म के दरमियान पे पैसिफिक ओशन कितने कंट्रीज को बॉर्डर करता है? हाइकू वो उर्दू जापानीज की, हाँ हाइको, हाइको जो है ना वो उर्दू में जापानी सनफ है। पैसिफिक ओशन पता नहीं कितने कंट्रीज को करता है, देखा नहीं है मैंने इस चीज। अगर पेपर में सवाल आएगा मुझे बनाना पड़ेगा पैसिफिक ओशन का रीजन, फिर मुझे आइडिया होगा कि हाँ काफी सारे हैं। नहीं पूछता, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, या कहीं पर देख लेना, अगर मुझे नहीं पता इसका, अभी मुझे नहीं पता। तस्वीर, हाँ तस्वीर, ये यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक पैसिफिक ओशन यहाँ तक खत्म हो जाता है। पैसिफिक ओशन यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये इस जगह पर जो पैसिफिक ओशन है इसको कहते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नीचे वाला जो है इसको कहते हैं साउथ पैसिफिक ओशन। नॉर्थ पैसिफिक ओशन और ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है जी। ईस्ट पैसिफिक ओशन जो है और उसके बाद जो है ये वाला वेस्ट पैसिफिक ओशन, ठीक है, इस तरीके से। हाँ यहाँ तक बस आएगा, हमने ये लिखा हकाइडू। और अगर मैं बात करूं वैसे ओवरऑल एशिया की, तो न्यू गिनिया आइलैंड जो है वो एशिया का पहले नंबर का आइलैंड है। और इंडोनेशिया को लैंड ऑफ आइलैंड्स कहते हैं। इंडोनेशिया के अंदर 17,000 आइलैंड हैं टोटल, ठीक है जी। और अगर मैं फिलिपाइन की बात करूं तो फिलिपाइन का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो लूजन आइलैंड है। और फिलिपाइन का जो दूसरा आइलैंड है नीचे साउथ में कर मिंडानो आइलैंड, जिसके ऊपर मुसलमानों की एक अक्सरियत है जो अपने राइट्स के लिए वहां पर कॉन्स्टेंटली जो है वो लड़ते रहे हैं। रिसेंटली उनको जो है ना गवर्नमेंट में शेयर दिया गया, ठीक है, अभी करंट अफेयर्स में, ठीक है जी। तो रिसेंटली इसको मिंडानो आइलैंड में ये इस तरह का वाकया है। और न्यू गिनिया के बाद दूसरा आइलैंड अगर मैं एशिया के एतबार में बात करूं तो बोर्नियो आइलैंड, ये जो 3 कंट्रीज के ऊपर जो मुश्तमिल है, न्यू जो है ब्रुनाई, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये 3 जो बोर्नियो आइलैंड, ये एशिया का दूसरे नंबर का बड़ा आइलैंड है, ठीक है जी। तो ये वैसे भी आपको इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है जी। तो इसको अब मैं मिटा रहा हूं। स्लो पे फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा, 10:30 तो ऑलरेडी हो गए हैं, 10:40, ठीक है। हाँ अमेरिका के भी करने, ठीक है। थोड़ा सा ना आज 12 बज जाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अब आज का थोड़ा सा क्योंकि कल ना आपको छुट्टी है, कल आपको छुट्टी है, कल और परसों आप प्रैक्टिस करेंगे इन सब चीजों की। मुझे अंदाजा है, इदराक है इस चीज का, कि मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग मेहनती भी हैं, तो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह ये चीज। बाकी जो नहीं भी मेहनती वो भी करें, कोशिश तो करें। दफ्तर से भी इतवार को छुट्टी होगी, संडे को भी कोई बीमारी शिमारी का बहाना बनाए। करियर के लिए ये बड़ा कुछ करना पड़ता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपका आ गया जी, अच्छा, और ये ट्रेड रूट्स के बारे में तो हमने ग्रेट बैरियर रीफ, हाँ ग्रेट बैरियर रीफ बेसिकली एक ऐसी जगह जो, मैं इसका ना आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एक होती है आपकी हाई विंड्स, हाई प्रेशर विंड्स, और एक आपकी लो प्रेशर विंड्स होती है। मैंने बताया था थोड़ा सा आपको। चलो हम अपने टॉपिक से बाहर निकलेंगे। जहां फिशिंग, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड जो है ना वो दैट इज कॉल्ड रीफ, ठीक है जी, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड, या जहां पर वो सिपियां, वो आपको अच्छी चीजें मिलती हैं समंदर से, दैट इज कॉल्ड योर रीफ। सिपियां वगैरह, वो जो गले में कीमती समंदर में चीजें होती हैं, दैट इज कॉल्ड योर रीफ, ठीक है। हम वो अपने टॉपिक से डेविएट नहीं करते, ये आपको बता दूंगा। मैंने ये रीफ के बारे में भी बताना है,
लो और हाई प्रेशर विंड्स के बारे में बताना है कि आपका लो प्रेशर जोन क्यों है, ये आपका जो इक्वेटर का रीजन है, आपका हाई प्रेशर जोन क्यों है जो आपका सब ट्रॉपिकल रीजन है, और जो आपका पोलार रीजन है ये आपका लो प्रेशर जोन क्यों है, और इनकी वजह से आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में किस तरह के डेजर्ट होते हैं, आपके इक्वेटर वाले रीजन में कौन से जंगल होते हैं, आपके कॉनिफरस फॉरेस्ट कौन से होते हैं। एक लेक्चर में आराम से, बड़ा आराम से बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है आपने ये चीजें नहीं पढ़ी हुई, बहुत आराम से बोलूंगा, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा एक लेक्चर में, ठीक है। एक लेक्चर डेडिकेटेड इसी के ऊपर, और ये सरगासो सी का फिनोमेना भी बताऊंगा, ओशन करंट्स, टाइड्स, इनके बारे में बताऊंगा, साइक्लोन, हरिकेन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अर्थ के बारे में ये इंफॉर्मेशन पूरी सिस्टमैटिक वे में अच्छे तरीके से बताऊंगा। आज जो है अर्थ को पूरा देख लें कि अर्थ के ऊपर हमने आपने देख लिया लैंड मासेस और उनके अंदर कंट्रीज, और वो बनाए हमने काफी बार। अब हम बना रहे हैं आइलैंड्स और ओशंस, पानी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पानी आज कंप्लीट तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, लेकिन पानी जो सी के लेवल तक है या ओशन के लेवल तक है वो कंप्लीट हो सकता है, 12 बजे तक इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो रिवर वगैरह हैं वो टाइम लेते हैं, ठीक है जी, वो काफी सारे हैं, तो वो 25-30 मिनट में वो भी हो जाएगा। यानी एक आइडिया तो दे रहा हूं ना, ऐसा करें, कोई स्पीडे ना मारे, एक बार ये चीज आराम से सुकून से धीरज रख के सुकून से करें, अपनी जिंदगी से इनकी टेंशन निकाल दें कि ये हमेशा साथ टेंशन कैरी कर रही है, यार ये सी कौन सा है, यार ये आइलैंड कहां पर है, यार ये किसके दरमियान डिस्प्यूट है, याद कर रहे हैं, रट्टे मार रहे हैं, भूल जाते हैं, अजाब पड़े हुए। समझ आ रही है बात? चल सुकून से आराम से। अच्छा जी, अब इंडियन ओशन की बात कर लेते हैं हम, और ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि ट्रेड राउट्स क्या थे जब ये सुएज कनाल नहीं थी, ठीक है जी। नहीं, केप ऑफ गुड होप से भी जब रास्ता नहीं था, ये तो 1498 में हुआ रास्ता दरियाफ्त। ट्रेड राउट्स क्या होते थे, इंडिया से इधर से, या तो ये लैंड रूट्स होते थे, लैंड रूट से तो आपको पता है घोड़े, ये आपका गैसोलीन इंजन, या ये जो आपका ये कारें हैं, जो इंजन है स्टीम इंजन, ये कब आया? 1776 में, ठीक है जी। न्यू कोमैन ने जो 1710 में इन्वेंट किया था ना, वो स्टीम पंप था। न्यू कोमैन ने जो इन्वेंट किया था वो स्टीम पंप था। असल में ये जो यूके है ना, यूके के अंदर थी कोयले की कानें। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नया नया आया तो कोयले के ऊपर सारी इंडस्ट्री चलती थी, तो कोयले के ऊपर चलने की वजह से कोयले की जो कानें थी ना उनमें पानी भर जाता था, तो लेबरर के लिए मुश्किल होता था वहां पर खड़े होकर काम करना। तो जहां पर जरूरत पड़ती है तो वहां पर कोई बंदा आता है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो वैसे ही आया हुआ था, तो न्यू कोमैन ने उस कानों में से पानी निकालने के लिए वो स्टीम पंप पहली बार बनाया था। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो लीडिंग पॉइंट है वो स्टीमिंग जेनी है, ठीक है, स्पिनिंग जेनी, चरखा जिसे कहते हो आप, जो पावर लूम, अब तो उसके अंदर पावर लूम आ गई है, पहले वो हाथ वाला चरखा होता था, फिर उसके साथ कनेक्ट कर दिया गया जो है ना स्टीम इंजन को, और एक नई टेक्नोलॉजी लाई जो 1776 में आई। हल्का सा मैंने बताया, ये डिटेल में हमने बातें करनी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूके में डिटेल में आएगा, क्यों आएगा ये भी पता चलेगा आपको। यानी हिस्ट्री बड़ी सिस्टमैटिक है, बड़ी सिस्टमैटिक है हिस्ट्री। यानी देखो मैं अभी, हालांकि मेरा वो टॉपिक ही नहीं, मुझे याद है, मैंने रिपीट भी नहीं करता, मैं नहीं पढ़ता, रिपीट नहीं करता उन चीजों, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे ही आपने वो बात की मेरे ज़हन में आ गई, एक सिस्टमैटिक वे में करेंगे चीजें। आपको ये सिस्टम बताने की कोशिश करूंगा कि आप भी इस काबिल बन जाए। अच्छा जी, अब इंडियन ओशन की बात कर लेते हैं। इंडियन ओशन में हमने इतना ज्यादा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अच्छा ट्रेड राउट की मैं बात कर रहा था। ट्रेड राउट क्या होता था, क्योंकि इंजन वगैरह नहीं आया 1776 तक, 1776 से पहले तक की जो हमारी ट्रेड थी, यानी घोड़ों पर या डिफरेंट चीजों के पर मुश्किल, बहुत मुश्किल है, ठीक है जी। और जो वो आपका स्टीफनसन लोकोमोटिव कब लेकर आया, वो भी 18वीं सदी 19वीं सदी की बात है, 1800 समथिंग में आया लोकोमोटिव, ठीक है जी। लोकोमोटिव कहते हैं ना ट्रेन वगैरह को, यानी पहली ट्रेन के ऊपर क्या था, घोड़े बंधे होते थे आगे,
इसने इंजन लगा दिया था, स्टीफनसन ने, जॉर्ज स्टीफनसन जिसे कहते हो, ठीक है, 1820 में। तो वो जो है लोकोमोटिव भी 1820 में आए, लेकिन अब उन लोकोमोटिव पर सामान आप कितना के डाल सकते हो जो घोड़े पर चल रही है? कुछ भी नहीं। तो आपकी मेजर ट्रेड जिसे कहते हो ट्रेड की घर से, वो समंदर से ही होती है हमेशा से। ये बात क्लियर रखना अपने माइंड में। और उसका रूट क्या होता था? यहां से अगर वो करनी है, यहां से होकर रेड सी से होकर यहां पर इजिप्ट में आके रुकते थे, इजिप्ट में रुककर फिर इधर से ऊपर जाते थे ये फलस्तीन जेरूशलम वाले रीजन में, फिर यहां से होकर टर्की में जाते थे, टर्की से फिर इस्तांबुल, इस्तांबुल से फिर ये यूरोप में, पूरे यूरोप में रहती थी बात। ये है हमारा रूट। और अगर चाइना से भी करें तो चाइना से कैसे? ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आके यहां से जुड़ जाती थी फिर, क्योंकि कोस्ट लाइन के साथ साथ रहना है, कोई समंदर तूफान में हमारा जहाज खत्म ना, गर्क ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये रास्ता तो अभी इन्वेंट ही नहीं हुआ। तो ये था ट्रेड राउट। और इसके लिए सेंट्रल पॉइंट कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां पर आकर लंगर अंदाज होनी है हर चीज, और यहां से उसका यूरोप में रूट पड़ना है। और यूरोप ने भी अगर कोई चीज ट्रेड करनी है तो उनका भी रूट क्या था? हिटलर वर्ल्ड ऑर्डर ही तब्दील करना चाहता था। हिटलर चाहता था जर्मनी से लेकर, बल्गारिया से लेकर, ओटोमन अंपायर के साथ लेकर पूरे एशिया को कनेक्ट करना चाहता था। ट्रेन, एक रेल लाइन बिठाना चाहता था, इंडस्ट्रियलाइज करना चाहता था इस रीजन को, जिसके ऊपर हेजीमनी क्रिएट की हुई थी यूके ने। ये कनेक्ट कर दूंगा हर चीज, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है चीज। मैं सिर्फ एक पॉइंट के तौर पर आपको बता रहा हूं, पॉइंट के तौर पर बता रहा हूं। अभी हमारा टॉपिक है इंडियन ओशन, ये मिटा देता हूं। अच्छा, इंडियन ओशन में ये आपका कौन सा सी है जी? लक्षद्वीप सी, लक्षद्वीप सी, अरेबियन सी, अरेबियन सी, लक्षद्वीप सी, निकोबार सी, निकोबार सी, और ये वाला बे ऑफ बंगाल। यानी बे भी एक वाटर बॉडी होती है बेसिकली, और गल्फ भी एक वाटर बॉडी है। इनका नाम इसलिए है कि आपकी जो आज ट्रेड है, ट्रेड की बूते पर तो जिंदा है इंसान। यानी अब जब उसने बनाई थी पेनिसिलिन, किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन जब बनाई, तो उस पेनिसिलिन, यहां पर भी तो जो है ना आपको बीमारियां थी, यहाँ पर भी तो आपको पेनिसिलिन की जरूरत है। जो बेचारे शुगर वाले हैं उनको पेनिसिलिन की जरूरत है यहाँ पर भी। तो वो कैसे ट्रेड होगी? बड़ी क्वांटिटी में, शिप्स के जरिए से, या बहुत बड़ी अगर ट्रेड करनी है, कोई क्वांटिटीज पहुंचानी है, आपने अपना सिल्क का कपड़ा पहुंचाना है बहुत बड़ी मिकदार में, शिप्स में ही आएगा ना। शिप्स में जाएगा तो आपकी जो समंदर की ट्रेड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उस एतबार से आपकी आज भी जो 100% ट्रेड है उसमें से 80% किसमें होती है? समंदरों में। क्योंकि ट्रेन की ट्रेड भी महंगी पड़ेगी, पटरियां बिछानी पड़ेगी, लोहे इतना है ही नहीं आपकी अर्थ के ऊपर, इतने लोहे के जखायर नहीं है कि पटरियां बना दो पूरी जमीन पर आप। नो डाउट चाइना बना रहा है, बहुत अच्छी पटरियां बना रहा है, 8000 किलोमीटर तक की पटरी बना रहा है, और चाइना ने रॉटरडैम को कनेक्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी कितने टाइम लगेगा? 3 महीने। ये कंपैरेटिवली छोटा रूट है, और उसमें भी मेंटेनेंस के बहुत ज्यादा चार्जेस हैं। ये आपको सस्ता पड़ता है, और सस्ता पड़ेगा तो मार्केट में सस्ता बिकेगा, आप कंपेटिटिव रहोगे। एक तो चाइना की लेबर इतनी सस्ती है, 1.5 अरब की पॉपुलेशन। दूसरे नंबर पर उसने रूट एस्टेब्लिश कर लिए, रूट ऐसे एस्टेब्लिश कर लिए कि जो उसकी चीज को सस्ते प्राइस में दूसरे तक पहुंचा रही है, ठीक है। इसलिए कंपेटिटिव बन रहा है वो, और उसको इस चीज का भी बिल्कुल इदराक है, इस चीज का उसको एहसास है कि जो है ये जो सी मैरीटाइम जो उसका रूट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका की हम्बनटोटा सी पोर्ट उसने एक्वायर कर ली है, कीनिया की मंबासा सी पोर्ट उसने एक्वायर कर ली है, पाकिस्तान की गवादर पोर्ट उसने 40 साल के लिए एक्वायर की हुई है। वो इस चीज की अहमियत को बिल्कुल समझता है। ईरान के साथ भी उसने जो है 25 साल का स्ट्रेटेजिक $400 बिलियन का अलायंस किया हुआ है।
यानी मैरीटाइम रूट की बहुत ज्यादा वैल्यू रहेगी। फिर भी आप वो जमीन को जितना मर्जी, एंशिएंट जो सिल्क रूट है उसको जितना मर्जी कनेक्ट करता फिरे, सिल्क रूट की, मैरीटाइम रूट की वही रहेगी अहमियत। मैरीटाइम रूट की क्यों अहमियत रहेगी? 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड नाउ बीइंग डन बाय शिप्स, बाय वाटर, वाटर के थ्रू होती है, इसलिए वाटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, गल्फ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कनाल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पनामा कनाल क्यों आई होती है? इंपॉर्टेंट है ना, इनकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। अच्छा, अब आपकी लक्षद्वीप सी, निकोबार आइलैंड, और उसके बाद निकोबार सी, बे ऑफ बंगाल, और उसके बाद ये पर्शियन गल्फ, और ये गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। जहां पर आपकी कौन सी है जी? हॉर्मुज स्ट्रेट, पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को मिला रही है, ईरान और यूएई को सेपरेट कर रही है। गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को मिला रही है, और एशिया को और अफ्रीका को सेपरेट कर रही है, यमन और डिजिबुटी को सेपरेट कर रही है। अच्छा, ये आपका, और नीचे ये ट्रायंगुलर शेप में इंडियन ओशन, ठीक है जी। और ये हम पढ़ चुके हैं, माडागास्कर इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है, माडागास्कर आइलैंड। मॉरिशियस आइलैंड आपका किधर है जी? इधर है। कोमोरोस आइलैंड किधर है जी? इधर है, ये पढ़ चुके हैं हम। अब उसके थोड़ा सा आगे करके यहां पर इंडियन ओशन में एक आइलैंड है जिसे कहते हैं चागोज आइलैंड। चागोज आइलैंड भी कहां पर है? आपके इंडियन ओशन में। और इस चागोज आइलैंड में एक आइलैंड है जहां पर अमेरिका की नेवल बेस है, क्या नाम है? डीगो ग्रासिया, डीगो गार्सिया, डीगो गार्सिया, डीगो गार्सिया, डीगो गार्सिया। यहां पर क्या है जी? यूएसए की नेवल बेस भी है, क्योंकि अमेरिका को भी इस चीज का अंदाजा है, इदराक है इस चीज का कि इंडियन ओशन में उसकी प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी उसे पता है कि सारी ट्रेड्स कहां से हो रही हैं, सारी ट्रेड समंदर के थ्रू हो रही हैं, और समंदर में डिफरेंट आइलैंड पर उसके पास, फ्रांस के पास तमाम दुनिया में जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वहां पर आइलैंड है, यूके के पास, क्योंकि इसीलिए तो उनकी नेवल कैपेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? उनकी नेवी को यहां पर अपने जहाज खड़े करने का मौका मिलता है, यहां पर वो अपने रिफिल कर सकते हैं, अपने आप को री एनर्जाइज कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। इसलिए चागोज आइलैंड आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आपकी मॉरिशियस, पोर्ट लुइस वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद माडागास्कर, और माडागास्कर और आपका मोजाम्बिक के दरमियान, यहां पर एक मोजाम्बिक कंट्री है और ये आपका क्या है? माडागास्कर। इन दोनों के दरमियान, अब यहां पर मैं बात करूंगा, देखो चैनल और स्ट्रेट दोनों सेम चीजें हैं। जैसे मैंने कहा था पेनिनसुला और केप दोनों सेम चीजें हैं, सिर्फ साइज का फर्क है। पेनिनसुला बड़ा होता है और केप छोटी होती है साइज में, बस। बाकी दोनों का मकसद सेम है। अब स्ट्रेट और चैनल ये भी दोनों सेम होते हैं, बस पर्पस डिफरेंट होता है। स्ट्रेट और चैनल भी, जैसे स्ट्रेट क्या करती है? दो पानियों को मिलाती है, दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है। स्ट्रेट भी बिल्कुल सेम काम करती है, लेकिन थोड़ी, ये मैं कहूं ये आपकी स्ट्रेट है, ठीक है जी, ये आपकी स्ट्रेट है, ये आपकी स्ट्रेट है। चैनल आपका है ये इंग्लिश चैनल या ये मोजाम्बिक चैनल, ये भी दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रहा है, दो पानियों को मिला रहा है, लेकिन ये इसका मकसद ये नहीं होता। इसका मकसद होता है दो जमीन के टुकड़ों को सेपरेट करना। अब अगर चैनल के बारे में कोई भी पूछेगा, क्या कहोगे? सर चैनल बिल्कुल स्ट्रेट की तरह की होती है, बस पर्पस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
एक तो इसके अंदर फर्क ये होता है कि वाइडर होती है, स्ट्रेट नैरो होती है, चैनल क्या होता है वाइडर होती है, यानी स्ट्रेट इतना होती है, चैनल इतना बड़ी होती है, चैनल बड़ा कहां होती है सर। और उसकी मिसाल क्या है, इंग्लिश चैनल जिसको ब्रोजन दास ने 6 बार स्विम करके पार किया, इंग्लिश चैनल। और आपके उसके बाद मोजाम्बिक चैनल हो, ये मोजाम्बिक चैनल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में बात करेंगे, ठीक है। मोजाम्बिक चैनल, चैनल और स्ट्रेट के अंदर फर्क पता चल गया, चैनल और स्ट्रेट सेम होती है, बस मकसद मुख्तलिफ होता है। और वो मकसद मुख्तलिफ क्या है, इसका काम दो पानियों को मिलाना नहीं होता, मिला तो रही होती है लेकिन मिलाना इसका काम नहीं है। ये किस लिए, नेविगेशन के या शिपिंग के किस मकसद के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ दो बड़े लैंड के टुकड़ों को अलग करती है, जैसे यूके को और फ्रांस को सेपरेट कर रही है, जैसे माडागास्कर को और मोजाम्बिक को सेपरेट कर रही है, बस इसलिए ये होती है। पानियों का हमने नहीं पता करना कौन से पानी है क्यों है? इंग्लिश चैनल के केस में पता कर लेंगे, थोड़ा सा वो पूछ लेते हैं हल्का सा, ठीक है जी। तो ये चैनल और स्ट्रेट का पता चल गया, और इंडियन ओशन का भी पता चल गया कि क्या ये वाली स्ट्रेट्स और ये वाली जो है स्ट्रेट्स भी कर लोगे, और ये जो है गल्फ भी कर लोगे, और ये बे भी कर लोगे, ठीक है, ये बेस भी करोगे। और क्रीक का भी मैंने बताया हुआ, क्रीक क्या होता है, विद इन अ लैंड, विद इन अ लैंड, यानी यहां पर ये गुजरात, इंडियन गुजरात जो है, यहां पर आपका जहाज आया, जहाज आकर डायरेक्ट क्रीक के अंदर जा सकता है। क्रीक रिवर का एक छोटा सबसे साइज का रिवर होता है क्रीक, और जो आपको पैसेज प्रोवाइड करता है विद इन अ लैंड, लैंड के अंदर आपको एक पैसेज, रास्ता प्रोवाइड कर देता है। क्रीक आपको रास्ता प्रोवाइड कर देता है, जैसे ये देखो, जहाज आया क्रीक के अंदर ही लग गया, यहां पर सामान उतार कर यहां पर लगाया, यहां पर इंडस्ट्री बनाई हुई थी, इंडस्ट्री में लोड किया सामान, और इधर से फिर निकाल के कड़ा लो। क्रीक ये होती है सर, क्रीक, क्रीक ये होती है, ठीक है। क्रीक का भी पता चल गया, चैनल का भी पता चल गया, स्ट्रेट का भी पता चल गया, बे का भी पता चल गया, गल्फ का भी पता चल गया, पेनिनसुला का भी पता चल गया, इंडियन पेनिनसुला, कोरियन पेनिनसुला, और जो है उसके बाद अलास्कन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, पेनिनसुला जिसे 3 तरफ से पानी ने घेरा होता है, एक तरफ से लैंड से कनेक्ट होता है। डीगो गार्शिया, हाँ, बे का मुंह बड़ा होता है, और गल्फ में ये देखो डीप, लैंड के अंदर काफी ज्यादा अंदर होती है, बे इसी तबार से लैंड के अंदर काफी ज्यादा नहीं है, और मुंह भी इसका बड़ा होता है। ये बे है और ये है गल्फ, ये गल्फ है, डीप इनलेट इन वाटर, ये जो है ना लैंड, डीप इनलेट, डीप होती है। कहीं पर ये डेफिनेशन गलत भी हो जाएगी, लेकिन हमने यही याद करना, डीप इनलेट। और ये आपका इंडियन ओशन का मामला क्लियर। कोई सवाल? आइलैंड जो हो गए इंपॉर्टेंट, ठीक है, और आपके ये सीज इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है, अरेबियन सी, लक्षद्वीप सी जो है, उसके बाद गल्फ ऑफ एडन, चागोस आइलैंड, मोजाम्बिक चैनल, यहां पर है मोजाम्बिक चैनल, कोमोरोस, ये तो वो सारी ये चीजें, रेड सी, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, ये सारा कुछ है। चागोस आइलैंड डिस्प्यूटेड है, चागोस आइलैंड ये डिस्प्यूट है यूके के दरमियान और ये आपका तंजानिया के दरमियान, ठीक है जी। लेकिन अभी इसको रहने दो, ये मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। कोई सवाल भाईजान? ठीक है, ये ओके हो गया आपका। अच्छा जी, उसके बाद ये इंडियन ओशन हो गया, उसके बाद आपका मेडिटेरेनियन सी ओशन, अभी अभी एक और अटलांटिक ओशन देख लेते हैं। अब अटलांटिक ओशन थोड़ा सा हमारा बड़ा है, ठीक है, परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि हमारा कल भी रह गया था अटलांटिक ओशन, ठीक, सुकून से, टेंशन तो नहीं, थके तो नहीं ना, बस ठीक है। चलो अब थोड़ा सा सब्र करो, अब इसको मिटा रहा हूँ, ये हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये सारी चीजें बनाना, एक एक चीज को डिटेल में देखना,
अच्छा, उसके बाद जी आपका ये देखो जी, नॉर्थ अमेरिका में बनाने लगा हूं। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यहां से ऐसे शुरू करना है, ऐसे शुरू करो सीधी लाइन। उसके बाद ये सीधी लाइन को ऐसे कर दो, ऐसे करके ऐसे कर दो, ऐसे करके ऐसे कर दो। ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका का बन रहा है। और उसके बाद ये ऐसे करके यहां पर फिर ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर आप ऐसे कर दो। ये क्यों मैं ऐसे कर रहा हूं ये भी बताता हूं। ये है जी आपका नॉर्थ अमेरिका। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ये आपका कनाडा है। ठीक है, ये आपका यूएसए है। ठीक है जी, और ये आपका मैक्सिको है। मैक्सिको, और इसलिए ये देखो, ये इसको क्या कहते हैं, डीप इनलेट गल्फ ऑफ मैक्सिको। सबसे बड़ा गल्फ ऑफ द वर्ल्ड है ये, गल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है। उसके बाद अगर मैं मैक्सिको के बाद बात करूं, ये बैगवल होने को आपको पता है। ठीक है जी, उसके बाद यहां पर एक आइलैंड है जिसको कहते हैं बफिन आइलैंड। जिसको क्या कहते हैं, बफिन आइलैंड। बफिन आइलैंड, ठीक है। और इस बफिन आइलैंड के इस तरफ आपका ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, जिसे क्या कहते हो, ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जिसे क्या कहते हो, ग्रीनलैंड आइलैंड। ग्रीनलैंड आइलैंड। और यहां पर यूरोप, इसके साथ जो है एक यूरोप का आइलैंड है जिसे क्या कहते हो, आइसलैंड। ठीक है, बफिन। और इन दोनों के दरमियान ये कौन सी जी, इन दोनों के दरमियान यहां पर कौन सी बे है, ग्रीनलैंड और उसके दरमियान बफिन बे। और ये बफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के दरमियान स्ट्रेट कौन सी है, ये स्ट्रेट कौन सी है जी, डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट। ठीक है जी, और यहां पर भी एक आइलैंड है, यहां पर भी एक आइलैंड है। और यहां पर ये जो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, और यहां पर एक रिवर भी है, सेंट लॉरेंस रिवर। ठीक है जी, और यहां पर आपका यूरोप होता है और ये आपका नॉर्थ अमेरिका होता है। इन दोनों के दरमियान कौन सा आपका ओशन है, अटलांटिक ओशन। इन दोनों के दरमियान आपका कौन सा ओशन है जी, अटलांटिक ओशन। और अगर मैं नीचे बात करूं तो ये नीचे आपके ठीक है जी, ये आपका क्या हो गया जी, साउथ अमेरिका। ये आपका क्या हो गया जी नीचे, साउथ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका और ये आपका साउथ अमेरिका। और ये है जी अटलांटिक ओशन। अब इस अटलांटिक ओशन के अंदर कुछ आइलैंड्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इसका हमने बेसिक स्ट्रक्चर आपको बना दिया। बाकी यहाँ पर जो कंट्रीज हैं वो कौन से कंट्रीज हैं, बैगवल होनिको, बेलीज, ग्वाटामाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकरागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। और ये पनामा जो है ना, ये वाला पनामा, ये इसको कहते हैं पनामा इस्थमस। इसको क्या कहते हैं, पनामा इस्थमस। पनामा इस्थमस। अब ये इस्थमस क्या होता है,
इस्टमस जो है नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ये देखो नैरो है ना, छोटी सी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड सेपरेटेड बाय टू वाटर बॉडीज। ठीक है जी, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड और सेपरेट कर रही है, देखो यहां पर अटलांटिक ओशन है और यहां पर पैसिफिक ओशन है। एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है विच इज सेपरेटिंग टू वाटर बॉडीज। इस्टमस क्या होता है? एक जमीन का बारीक टुकड़ा जो दो पानियों को सेपरेट कर देता है, हाँ, और दो खुशकियों को मिला देता है, पनामा इस्टमस। लेकिन यहां पर हमने इसको काट कर एक कनाल बनाई हुई है, पनामा कनाल। ठीक है, मिलाता ना करो अभी इसको यानी पनामा इस्टमस वैसे वाकई ही मिला भी सकता है, कनेक्टिंग टू व्हाट लैंड मासेस को भी हो सकता है। यानी ऐसा होता है, अगर मैं बात करूं, ये आपका एक लैंड का टुकड़ा है, ये आपका एक लैंड का टुकड़ा है। इन दो लैंड के टुकड़ों को, ये इस्टमस है, ये एक लैंड है, ये इस्टमस है, ये इस्टमस है। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लैंड लार्जर लैंड बॉडीज। ठीक है जी, और सेपरेटिंग टू वाटर बॉडीज। बेसिकली इसका काम क्या होता है? सेपरेट करना दो वाटर बॉडीज को। ठीक है जी, और यहां पर आपका क्या हो गया जी, अब मैं साउथ अमेरिका मैंने कल बता दिया, वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, आप उससे देखकर थोड़ा सा बनाना। इसमें दो कंट्री लैंडलॉक्ड हैं, एक आपका बोलिविया है और दूसरे नंबर पर पराग्वे। ठीक है जी, तो ये आपका अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, ये आपका हो गया वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद ये आपका कोलंबिया हो गया, कोलंबिया के बाद ये आपका इक्वाडोर हो गया, इक्वाडोर के बाद ये आपका क्या हो गया जी, बोलिविया हो गया, बोलिविया के बाद ये आपका पराग्वे हो गया, और पराग्वे के बाद ये उरुग्वे हो गया। ठीक है जी, पराग्वे और उरुग्वे हो गया, और उसके बाद ये जो है आपका कोस्टल लाइन के साथ साथ छोटा सा, ठीक है जी, ये आपका पेरू हो गया जी। ठीक है जी, ये आपका पेरू हो गया, ये आपका जो है बोलिविया हो गया, और उसके बाद ये आपका इक्वाडोर हो गया, ये आपका कोलंबिया हो गया, ये आपका वेनेजुएला हो गया, और ये आपका ब्राजील हो गया, और ये आपका अर्जेंटीना हो गया। भाई इतने 2 मिनट लगता है। ये आपका ब्राजील, ये आपका अर्जेंटीना, और ये आपका जो है बोलिविया, ये पेरू, और ये आपका जो है इक्वाडोर, ये कोलंबिया, और ये वेनेजुएला। और 3 मैंने बताए थे, एक ये गयाना, एक सूरिनम, और एक फ्रेंच गयाना। गयाना, सूरिनम, फ्रेंच गयाना। गयाना का जॉर्ज टाउन, सूरिनम का पारामरीबो, और ये फ्रेंच गयाना का कैनी। ठीक है जी, ये हो गया आपका। अब ये हो गया, उसके बाद जी ये आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ओके हो गया। अब हम अपने आइलैंड्स की तरफ बढ़ते हैं। ये दोबारा बताना था, मैंने कहा थोड़ा सा बता दो आपको, चलो ठीक है, बाकी वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, अपनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। एक मिनट अभी मैंने लिख रहा है ना बहुत। नहीं ब्रेक क्या, ब्रेक अभी करते बस, थोड़ा सा भी रह गया, थोड़ा सा रह गया। ठीक है, हैं? हाँ क्यों नहीं, ये तस्वीर बनाओ जल्दी से, तस्वीर बनाकर अब इधर आइलैंड डालते हैं सारे। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं सारे मेंशन कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कोई भी दुनिया का पॉइंट ऐसा मिस ना हो आपसे, आपकी दुनिया मुकम्मल रहे। ये चीमा का वो बनाया मैंने, पनामा इस्तेमाल, ये है पनामा, ये है पनामा, वो पनामा कनाल है, कनाल पैसिफिक को भी अटलांटिक बन रहा है। हाँ, पनामा इस्तेमाल क्या कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को मिला रहा है। पानी की बॉडी पैसिफिक ओशन, और ये अटलांटिक महासागर है। हाँ, इधर भी पैसिफिक ओशन है, और इधर एशिया है ना क्योंकि बन जाएंगे, टेंशन ना लो, बनाओगे तो फिर 49 पैरेलल लाइन की लेंथ कितनी है जी, 49 पैरेलल लाइन की
ये लार्जेस्ट फ्रंटियर है बिटवीन यूएसए और कनाडा। इसको 49 पैरेलल लाइन कहते हैं। इसलिए इसे 49 पैरेलल लाइन कहते हैं क्योंकि ये 49 लैटिट्यूड लाइन पर है, 49 पैरेलल लैटिट्यूड लाइन पर है, इसलिए इसे कहते हैं। और ये 4000 और समथिंग है इसकी, चेक कर लेना नेट से, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट एक्चुअली। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। अच्छा जी, अब ये हो गया जी, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस भी हो गया, ये भी हो गया। अब यहां पर है कुछ आइलैंड, अटलांटिक ओशन के आइलैंड, क्योंकि यहां पर आप पहले सी देख लेते हैं हम। यहां पर ऊपर करके यहां पर एक सी है, लैब्राडोर सी, लैब्राडोर सी। और अगर हम थोड़ा सा नीचे करके देखें, ट्वेंटी 24 आवर की, बस अभी थोड़ा सा रह गया हमारा, थोड़ा सा रह गया। थोड़ा सा रह गया। अच्छा, लैब्राडोर सी। और उसके बाद अगर हम यहां पर नीचे देखें, ये सबसे बड़ा आइलैंड जिसे ग्रेटर पर्ल ऑफ एंटिलीज कहते हैं, इसका क्या नाम है जी? क्यूबा। क्यूबा, क्यूबा एक ऐसा कंट्री है, वाहिद कंट्री है अमेरिकन कॉन्टिनेंट के करीब जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है जी। और ये कम्युनिस्ट कंट्री जो है, ये जो है इसके ऊपर कंट्रोल रहा है स्पेन का, ठीक है जी। स्पेन से ये आजाद हुआ था 1830 में, ठीक है जी। 1830 में जब ये आजाद हुआ, उसके बाद जो है इसके ऊपर डिफरेंट डिक्टेटर जो है वो रूल करते रहे। फिर उसके बाद 1959 में फिडेल कास्ट्रो जो है, और जो अर्नेस्ट चे गुवेरा, फिडेल कास्ट्रो और अर्नेस्ट चे गुवेरा जो है 1959 में वो यहाँ पर एक रेवोल्यूशन लेकर आए, जिसे जो है कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कहते थे। वो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी और आइडियोलॉजी से बड़े इन्फ्लुएंस थे। तो ये क्यूबा जो है अभी भी उन्हीं का, जो फिडेल कास्ट्रो था उसका भाई आया फिर राहुल कास्ट्रो, और आजकल जो है उसी पार्टी की हुकूमत है आज भी, और प्रेसिडेंट है इनके मिगुएल डियाज कैनल, ठीक है, मिगुएल डियाज कैनल। तो ये क्यूबा बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। शुगर बाउल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर गन्ने की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। और गन्ने की पैदावार इधर सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इधर पानी सबसे ज्यादा है, अटलांटिक महासागर और ये पैसिफिक महासागर। इसको कहते क्या है सर? स्टार्ट में बताया, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, इससे भी पहले बताया, चीनी है, इससे भी पहले एक बताया था स्टार्ट। ग्रेटर पर्ल ऑफ एंटिलीज, ग्रेटर एंटिलीज कहते हैं, ग्रेटर एंटिलीज। ये स्पेनिश लोगों ने इसको नाम दिया एंटिलीज, इसका कोई मकसद नहीं है, स्पेनिश टर्म है एंटिलीज, ठीक है। हाँ, ये ग्रेटर एंटिलीज, ठीक है, कोई इसका मकसद नहीं है खास। क्यूबा ग्रेटर एंटिलीज में आता है, ठीक हो गया जी। और क्यूबा का यानी कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंस के लिए थोड़ी सी बातें बता दी, डिटेल में कर रहे हैं, टेंशन ना लो। उसके बाद क्यूबा हो गया, क्यूबा के बाद आपका क्या हो गया जी? क्यूबा के साथ कल मैंने क्या बताया था, यहां पर जमाइका, किंगस्टन, और यहां पर ये किस सी में है? सारे के सारे आइलैंड कैरेबियन सी में, कैरेबियन। और कैरेबियन सी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बड़ा तरीन समंदर है। पहले नंबर पर साउथ चाइना सी, दूसरे नंबर पर कैरेबियन सी। और कैरेबियन सी को, इन आइलैंड्स को क्या कहते हैं? कैरेबियन आइलैंड्स, कैरेबियन आइलैंड्स कहते हैं इनको। अच्छा, और जो है ना शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड ही कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर गन्ने की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, क्यूबन सिगार बहुत ज्यादा मशहूर है। अच्छा, अच्छा, जमाइका, किंगस्टन, और उसके बाद जो है आपका हो गया यहाँ पर क्यूबा हो गया, ग्रेटर एंटिलीज हो गया, जमाइका हो गया। यहाँ पर उसके बाद आपको मैंने कल क्या बताया था? दो, हाइटी और डोमिनिकन रिपब्लिक। ये हाइटी और इसका क्या है? पोर्टो प्रिंस। और ये क्या है? डोमिनिकन रिपब्लिक,
ठीक है जी, ये यहाँ पर है डोमिनिकन। और यहाँ पर अगर मैं आगे करके बात करूं, इस जगह पर ऊपर 2 आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पर। ये ऊपर वाले को कहते हैं ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, और इसके नीचे जो है इसको क्या कहते हैं, यूएस वर्जन आइलैंड। ऊपर वाला यानी किसके कब्जे में है, ब्रिटिश के, और नीचे वाला यूएस के कब्जे में है। और यहीं पर पोर्टो रिको है। इस जगह पर क्या है, पोर्टो रिको, जो कि अमेरिका के कंट्रोल में है। ठीक है जी, जमाइका भी हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक भी हो गया, हैटी भी हो गया, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड भी हो गया, और यूएस वर्जन आइलैंड भी हो गया। और इधर क्या कौन से आइलैंड हैं जी आपके, ये कौन से आइलैंड कहलाते हैं, केमैन आइलैंड। केमैन आइलैंड, ठीक है, ये कौन से आइलैंड है आपके, केमैन आइलैंड। उसके बाद अगर मैं यहां पर इसके काफी सारे आइलैंड्स हैं। अच्छा, यहां पर हम सिर्फ थोड़े से लिखेंगे, एंगुला। अच्छा, यहां पर भी एक आइलैंड है, तुर्क कैकोस, तुर्क कैकोस आइलैंड, तुर्क कैकोस आइलैंड, तुर्क कैकोस आइलैंड। और यहां पर जो है एंगुला, एंगुला, ठीक है जी। और यहां पर एंटीगुआ एंड बारबुडा, एंटीगुआ एंड बारबुडा। और ये बारबाडोस, सेंट लूसिया, सेंट लूसिया, बारबाडोस का ब्रिज टाउन, ठीक है जी, बारबाडोस का ब्रिज टाउन, सेंट लूसिया, एंगुलिया, एंटीगुआ एंड बारबुडा, ठीक है जी। और सेंट लूसिया, बारबाडोस हो गया, और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ये आइलैंड। और उसके बाद ये ऐसे यहां पर, वैसे यहां पर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ये सारे ही आइलैंड हैं जो वेस्ट इंडीज बनाते हैं। यही सारे आइलैंड्स हैं जो क्या बनाते हैं जी, वेस्ट इंडीज बनाते हैं। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स थे अब मैंने वो लिख दिए हैं, ठीक है जी। बारबाडोस के नीचे क्या लिखा है, बारबाडोस, सेंट लूसिया, सेंट लूसिया, सेंट, हाँ, यूसियान बोल्ट जो है ये जमाइका से है। जमाइका के बड़े, जमाइका को लैंड ऑफ स्प्रिंटर्स भी कहते हैं, ठीक है जी। चलो ये बाद में देखते हैं। जो लैब्राडोर सीट है ये हमारा डेविस स्ट्रेट के पास ही होता हाँ, लैब्राडोर सील इधर ही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये आपके हो गए अटलांटिक ओशन के जो है वो आइलैंड, ठीक है जी। एंगुला हो गया, एंटीगुआ एंड बारबुडा, इनके सिर्फ नाम, और इनका जो है ना थोड़ा सा हम डिटेल देखेंगे, ठीक है जी। बरमूदा, यहां पर क्या है जी, बरमूदा, हाँ, यहां पर करके एक आइलैंड है बहामास, जिसका कैपिटल एक दूसरे आइलैंड पर है, बहामास, कैपिटल दूसरे आइलैंड पर है नसाउ, ठीक है जी। ये भी कैरेबियन सी के अंदर, अटलांटिक ओशन के अंदर बरमूदा। और ये बरमूदा जो ट्राइंगल है ये आपने सुना होगा, ठीक है जी, जिसके अंदर जो है 7 माइल बीच भी है, ठीक है जी। और सॉरी, वो शू, हॉर्स शो बे, हॉर्स शो बे, हॉर्स शू बे बीच, यहां पर हॉर्स शो बे बीच है, ठीक है जी। कहां पर, बरमूदा के अंदर। तो ये आपके आइलैंड हो गए, अटलांटिक ओशन का भी हो गया, इंडियन ओशन का भी हो गया, और पैसिफिक ओशन। यही 3 ओशन के आइलैंड करने हैं। बाकी आर्टिक ओशन के अंदर और अंटार्कटिक ओशन और सदर्न ओशन के अंदर कोई आइलैंड हमने नहीं करने, ठीक है। तो ये आप सारे बनाओगे, टिका के मेहनत करोगे। मैंने जल्दी का समझिए, मैंने कहा चले आपको ज्यादा तंग ना करें। हाँ, ग्रीनाडा छोड़ो बस, ठीक है। ग्रीनाडा भी है इधर एक आइलैंड, ग्रीनाडा,
यहाँ पे सर ये कैरीमैन आइलैंड ग्रीनाडा भी है और सेंट विंसेंट एंड ग्रीनाडा भी है, ठीक है जी, और गार्डिनन भी है, सब सारे हैं ये सारे आज हैं। बस ठीक है, ये थोड़े बहुत आइलैंड सब सारे हैं, ठीक है जी, जो वेस्ट इंडीज की टीम बनाते हैं मिलकर, ठीक है, बस इतने ही आपने थोड़े से कर लेना बस। सारे ग्रीनाडा के नीचे क्या लिखा है? हाँ, ये यहाँ से इससे बनती है सारी की सारी आपकी वेस्ट इंडीज की टीम। ये जितने भी हैं आइलैंड पिक भेज देते हैं, पिक भेज देते हैं। ग्रीनाडा लिखा है लास्ट में, ग्रीनाडा। ग्रीनाडा के नीचे क्या लिखा हुआ है? ग्रीनाडा के नीचे लिखा हुआ है ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, और इसका कैपिटल भी लिख लो, पोर्ट ऑफ स्पेन। सबके कैपिटल का पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडेड, और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ हमिंग बर्ड, इसको कहते हैं ट्रिनिडेड, वो क्यूबा में बता गया था लास्ट टाइम गलती से, इसको कहते हैं ट्रिनिडेड एंड टोबैगो को लैंड ऑफ हमिंग बर्ड कहते हैं, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो को। और हमिंग बर्ड आपका स्मॉलेस्ट बर्ड है इन द वर्ल्ड विच कैन फ्लाई बैकवर्ड, उल्टा भी उड़ सकता है। वेस्ट इंडीज में टोटल 1700 आइलैंड है, मोर देन 1700 आइलैंड, मोर देन 1700 आइलैंड वेस्ट इंडीज। ये जो कैरेबियन आइलैंड्स है मोर देन 700 आइलैंड, मोर देन 700 आइलैंड। इंडोनेशिया में कितने 17 17, मोर देन 17,000। इधर सवाल आएगा तो क्या लिखोगे? मोर देन 700। उधर सवाल आएगा इंडोनेशिया में मोर देन 1700 और 17,000, 17,000 से above। इधर 700, उधर 17,000। 700 है किसके सर? ये इस अटलांटिक ओशन के, कैरेबियन ओशन के, कैरेबियन सी, क्या लिखा है? वर्ल्ड के आते हैं पर वो नहीं आते। क्योंकि ग्लेशियर आते हैं 1,98,000। हाँ, ग्लेशियर दुनिया में 1,98,000 है, बिल्कुल। चलो जी, तस्वीर बनाकर भेजो। कोई है सवाल? एक 1,98,000 पानी है क्या? एशिया के ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ये देख लेना बेटा खुद, ये मैंने बताया है। ओशन करंट्स, नहीं वो अभी हमने पढ़ा नहीं ना, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, भी पढ़ेंगे। ओशन करंट्स में अभी सिर्फ आज हमने सीज देखे हैं और उनके अंदर जो वो है। वैसे ओशन करंट्स का बेसिक बात बता देता हूँ, ओशन करंट्स की बेसिक बात बता देता हूँ। ओशन करंट्स होते हैं मूवमेंट्स ऑफ वाटर की वजह से जो करंट्स होते हैं ना, बस वो ओशन करंट्स है। अभी इतना बेसिक बात है। क्या किया है? हाँ, आज हमने सिर्फ और सिर्फ ओशन किए हैं और ओशन के आइलैंड्स एसोसिएटेड किए हैं और सीज किए हैं, बस ये 3 ओशन थे, ठीक है जी। ये आप अपनी पिछली ज्योग्राफी के अंदर जो हमने मैप्स बनाए हैं ये ऐड कर लेंगे बस। कल और परसों मेहनत करें। हाँ हाँ, वो करते हैं। ग्रीनाडा के ऊपर ये सेंट लूसिया, ओशन से एसटी लूसिया लिखा हुआ है। सेंट लूसिया, एस्टी लूसिया पढ़ते हैं। ठीक हो गया जी, ओके फिर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, थैंक यू।